हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें उन्मेष उत्सव की, तो यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है और उत्कर्ष एक लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव है। उन्मेष की बात करते हैं तो यह एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है। इसका जो आयोजन है ये 3 अगस्त से 6 अगस्त तक किया जाएगा। इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। उन्मेष में 75 से अधिक कार्यक्रमों में लगभग 100 भाषाओं के 575 से अधिक लेखक शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा भारत के अतिरिक्त 13 अन्य देशों के लेखक भी इस उत्सव में शामिल होंगे। उत्कर्ष उत्सव की बात करें तो देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 800 कलाकार इस उत्सव में भाग लेंगे और लोक जनजातीय प्रदर्शन कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर बात आई है महोत्सव की या उत्सव की, तो 2023 में आयोजित किए गए महोत्सव डिस्कस करते हैं। तो अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसके अलावा लेवेंडर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में। ममानी महोत्सव लद्दाख में। इसके अलावा दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ है। प्रकृति और पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। आदि महोत्सव दिल्ली में आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में। और इसके अलावा 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में आयोजित हुआ है और चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप पर भी पीडीएफ उपलब्ध है, तो ऐप को भी डाउनलोड कर लें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो मंथली करेंट अफेयर्स का वीडियो है वो आ गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। पूरा उसमें जो मंथली करेंट अफेयर्स है जुलाई मंथ का, उसको कवर किया गया है। पूरे माह की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर किया गया है। तो एक बार आप मंथली करेंट अफेयर्स के वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा असम में। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन असम राज्य में शुरू किया गया है। दोस्तों इस आंदोलन के लिए असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया गया है। और इस आंदोलन के दौरान 17 सितंबर को पूरे राज्य में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और इसका जो उद्देश्य है वो है हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। राज्य भर के जो महिला स्व सहायता समूह है उनके जो सदस्य होंगे, लगभग 40 लाख सदस्य हैं असम में, तो वो सभी पौधे लगाएंगे। असम की बात करें तो कैपिटल इसकी दिसपुर है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। विधानसभा की 126 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं। असम के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसके अलावा इसकी सीमा भूटान और बांग्लादेश से भी लगती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्यों की प्रमुख योजनाएं, तो इनको एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे आसरा पेंशन योजना तेलंगाना से रिलेटेड है, अम्मा योजना और बात्सल योजना सिक्किम से रिलेटेड है, चिराग योजना हरियाणा से, अंडा और दूध योजना केरल से, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश से, पुधुमाई पैन योजना तमिलनाडु से, अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा से, ई अधिगम योजना हरियाणा से, दीदिर सुरक्षा कवच योजना ये जो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, मनाना लाला नल्ला थरबू योजना तमिलनाडु से, परवाज योजना जम्मू कश्मीर से, माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल से, परय शिक्षालय परियोजना पश्चिम बंगाल से, जन स्पंदन योजना कर्नाटक से, जन सेवक योजना कर्नाटक से, वतन प्रेम योजना गुजरात से, सहाय योजना झारखंड से
और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड से। इसके अलावा कुछ और योजनाएं आप याद रखिएगा, जैसे शक्ति योजना कर्नाटक में शुरू की गई है और लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि पेरेक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहां मनाया गया है दोस्तों? तमिलनाडु में। तो आदि पेरेक्कू तमिल समुदाय का एक शुभ त्योहार माना जाता है और यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। आदि पेरेक्कू को पेथिनेट्टम पेरेक्कू के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यह जो त्योहार है ये मानसून के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है और इस दिन अम्मान देवताओं के रूप में प्रकृति माँ की पूजा की जाती है। तो यह त्योहार याद रखिएगा तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के कुछ और प्रमुख त्योहार हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा जलीकट्टू या जो बैलों की लड़ाई है ये तमिलनाडु में आयोजित की जाती है। कार्तिकई दीपम ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। ब्रस विरिप्पू या पुथुंडू जिसे तमिल नववर्ष बोला जाता है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। थिपुसुम, इसके अलावा महामहम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों थिरुबियारू महोत्सव भी तमिलनाडु में और चित्राथी महोत्सव ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। भारत के अन्य राज्यों में जो महोत्सव या त्योहार मनाए जाते हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सरहुल त्योहार झारखंड में, गुड़ी पर्व या खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, बांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व असम में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, हेमिस त्योहार लद्दाख में और सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए किस प्रकार के वीजा की नई श्रेणी शुरू की है? आंसर हो जाएगा आयुष वीजा। तो दोस्तों अब आयुष वीजा भी दिया जाएगा विदेशी नागरिकों को। देखिए वीजा क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। एक दिन हमने दोस्तों वीजा और पासपोर्ट में अंतर भी बताया था। तो पासपोर्ट देता है वो देश जिस देश के आप नागरिक हैं और वीजा वो देश देता है जिस देश में आप जाने वाले हैं। तो अगर कोई विदेशी नागरिक है इंडिया में आने वाला है तो वीजा कौन देगा? भारत देगा, ठीक है। और अगर हम दूसरे देश में जाने वाले हैं तो हमें उस देश की परमिशन चाहिए, तो वो देश जिस देश में हम जाने वाले हैं वो हमें वीजा देगा। तो वीजा ये कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो गृह मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा की एक नई श्रेणी का निर्माण किया है। यानी कि अगर कोई विदेशी नागरिक है भारत में आकर के अपना इलाज भारतीय चिकित्सा प्रणाली से करना चाहता है तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का वीजा दिया जाएगा जिसे आयुष वीजा बोला जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। दोस्तों पीएम मोदी ने किसानों के लिए अभी हाल ही में यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद कौन बनी है? फांगगोन कोन्याक। भूजल कानून 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ है अभी हाल ही में। भारत ने काला सागर अनाज पहल पर संयुक्त राष्ट्र का अभी हाल ही में समर्थन किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, तो इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड कप का 132वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो सबसे पहले ये जान लें कि डूरंड कप किससे रिलेटेड है। तो डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है और इसका 132वां संस्करण कोलकाता में शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ है दोस्तों? कोलकाता में। तो 2023 का जो डूरंड कप है ये 3 अगस्त से 3 सितंबर तक खेला जाएगा और इसमें 24 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्हीं 24 टीमों में बांग्लादेश और नेपाल की 2 टीमें भी शामिल होंगी। दोस्तों जो डूरंड कप है इसका पहला आयोजन हुआ था 1888 में और इसका आयोजन किया गया था डगसाई हिमाचल प्रदेश में। तब से दोस्तों ये लगातार आयोजित किया जा रहा है। सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसका जो नाम है ये सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल डूरंड कप के इतिहास की सबसे सफल टीमें हैं और इन दोनों टीमों ने 16 बार डूरंड कप का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर फुटबॉल से रिलेटेड कप की बात आई है तो कुछ और कप हैं जो फुटबॉल से रिलेटेड है, जैसे रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और आशुतोष कप, मर्केडा कप, ये सभी रिलेटेड है फुटबॉल से। तो इनको भी आप नोट कर लें, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है UNFPA और किस राज्य सरकार ने मिलकर जस्ट आस्क नामक आर्टिफिशियल संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश।
तो मध्य प्रदेश की सरकार और UNFPA के द्वारा मिलकर के एक नया चैटबॉट लॉन्च किया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो उसका नाम है जस्ट आस्क। सबसे पहले ये समझिएगा कि ये चैटबॉट क्या होता है। चैटबॉट दोस्तों एक ऐसी मशीन होती है जिससे आप सवाल पूछते हैं तो वो आपके सवाल का जवाब देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मशीन होती है उसे हम चैटबॉट बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट पेश किया है और इसका लक्ष्य है जो यूथ हैं उनको सामाजिक मुद्दों और प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित सटीक जानकारी प्रदान करना। दोस्तों बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की। तो इसका गठन हुआ था 1969 में और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक निकाय है और यह यौन और प्रजनन स्वास्थ्य मामलों के लिए जिम्मेदार एजेंसी के रूप में काम करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत बनाया गया है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो राजधानी इसकी भोपाल है। मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज जोशुआ थॉमस को किस देश की संसद में नॉमिनेट किया गया है या मनोनीत किया गया है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय मूल के 3 दिग्गजों को सिंगापुर की संसद में मनोनीत सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने अभी हाल ही में शपथ भी ली है। वो 3 व्यक्ति कौन कौन है जिन्हें सिंगापुर की संसद में मनोनीत किया गया है? तो दोस्तों पहला नाम है नील पारेख नेमिल रजनीकांत का, दूसरा नाम है चंद्रदास उषारानी का और तीसरा नाम है राज जोशुआ थॉमस का। तो इन तीनों लोगों को अभी हाल ही में सिंगापुर की संसद में मनोनीत किया गया है। दोस्तों बात आई है सिंगापुर की, तो कैपिटल इसकी सिंगापुर ही है। राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री हैं ली सी लोंग और मुद्रा है यहाँ की सिंगापुर डॉलर। ये आप सिंगापुर का मैप देख सकते हैं। अगर हम दुनिया की मैप में देखें तो सिंगापुर की लोकेशन ये है हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने किसको अपनी रिपोर्ट सौंपी है? प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति जी को। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जो ओबीसी कैटेगरी है इस कैटेगरी के अंतर्गत भी बहुत सारी सब कैटेगरी है। तो इन्हीं सब कैटेगरी की जांच करने के लिए जो रोहिणी आयोग बना था तो उसने अभी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंप दी है। दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी रोहिणी आयोग की? तो वो कर रही थी जी रोहिणी। और इस रिपोर्ट सौंपने के लिए आयोग ने करीब 6 साल का लंबा वक्त लिया है और इस आयोग का 14 बार कार्यकाल बढ़ाया गया था और अब इसने फाइनली अपनी रिपोर्ट दे दी है। देखिए जो समाचार पत्र होते हैं या न्यूज एजेंसी होती हैं उनके द्वारा जो मुख्य बातें बताई गई हैं इस रिपोर्ट में वो ये बताई गई हैं कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो ओबीसी की 3-4 श्रेणियां हैं वो बनाई जाए। महज 48 जातियों ने 50% आरक्षण का लाभ हासिल किया है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। 1000 जातियों को 30 साल में एक बार भी मौका नहीं मिला है। तो इस प्रकार की कुछ बातें बताई गई हैं इस आयोग के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यानी NCBC की। तो इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है दोस्तों जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी वर्णन संविधान में किया गया है। तो 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ था तो वो इस NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। दोस्तों इसका मुख्य काम होता है ओबीसी के सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेना और सलाह देने के साथ साथ उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना भी है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हंसराज गंगाराम अहीर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने राज्य का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं चौना मीन, तो उनके द्वारा राज्य का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 133/32 kV गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन शुरू किया गया है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि ये गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन क्या है। तो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन एक प्रकार का सब स्टेशन होता है जहां पर ब्रेकर, स्विच जैसे संचालन उपकरण गैस से घिरे होते हैं जिससे अन्य खतरे कम हो जाते हैं। तो ये कहलाता है गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। और इस गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन में जो गैस यूज की जाती है वो होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या होती है?
सल्फर हेक्साफ्लोराइड। दोस्तों सब स्टेशन से कार्य क्या किया जाता है? तो सब स्टेशन से लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने का काम किया जाता है, जिससे आपकी जो बिजली है जो आपके घरों तक जा रही है उसका मेंटेन बना रहे, यानी आपको लो वोल्टेज ना पहुंचे या फिर हाई वोल्टेज ना पहुंचे। तो इसके लिए अगला क्वेश्चन है द हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरजा चौधरी हैं। कौन है दोस्तों? नीरजा चौधरी। अब हम 2023 की अभी हाल ही में लॉन्च की गई प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं। तो रणजीत प्रताप के द्वारा एज द व्हील टर्न्स पुस्तक लिखी गई है और नीरजा चौधरी को अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। विजय दर्दा के द्वारा रिंग साइड पुस्तक लिखी गई है। रूपा पाई के द्वारा द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, अमिताभ घोष के द्वारा स्मोक एंड एसेज, शांतनु गुप्ता के द्वारा अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक लिखी गई है। तो ये सभी पुस्तकें भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में तमिलनाडु के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो जदेरी नमकट्टी, कन्याकुमारी मेटी केला और चेदी बुट्टा साड़ी, इनको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है और ये तीनों तमिलनाडु से रिलेटेड है। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। हेडर के जरिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं। यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को के खतरे की सूची से हटा दिया है। यह कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। ADR की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं? कर्नाटक में। किस राज्य में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा? झारखंड में। हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का कौन सा उपन्यास बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है? वेस्टर्न लैंड। किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को एक्टिव किया गया है? चाइना में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, जैसे CPU। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके अलावा GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसके अलावा JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है बेंगलोर। तो सभी लोगों ने इसका आंसर बेंगलोर दिया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको आंसर देना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके और हमारी जो मेहनत है वो सार्थक हो सके। तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर करिएगा जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद,